Hello students, welcome to Ivan IQ. In yesterday's video, we have learned about how metal carbonates react with acid to give CO2, H2O and salt. But in today's video, we are going to learn about how acids react with other metal oxides and how bases react with other metal oxides. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि कल तो अपन ने वो पढ़ लिया है मेटल कार्बोनेट CO2 लिबरेट करेगा और ये सब थोड़े बहुत से न्यूमेरिकल रिलेटेड करते हैं। जैसे अपन कभी भी ऐसा बोलते हैं ना कि एसिड क्या केमिस्ट्री लैब में ही होंगे या एसिड कहीं ऐसे मतलब ऑर्गेनिकली या फिर अपन के आसपास भी होते हैं क्या? तो अपन के आसपास बहुत सारे एसिड होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये बाउल है, इसमें कर्ड है, तो कर्ड जो होता है उसमें एक एसिड होता है, उसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो अपन के आसपास बहुत सारे एसिड होते हैं, तो कर्ड में एक एसिड है और अगर एसिड है तो इसमें H+ के आयन भी होंगे, H+ के आयन तो होंगे। अब एक और है, जैसे अपन ऐसा बोल रहे हैं कि ये लेमनेड है, नींबू पानी है। अब नींबू पानी जो होता है उसमें लेमन है और लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, तो इसमें भी एक एसिड है, सिट्रिक एसिड उसका नाम है, और सिट्रिक एसिड है तो उसमें भी H+ का आयन होगा। तो अपन के आसपास भी बहुत सारे एसिड अवेलेबल होते हैं। तो अब अपन एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं, जैसे उसमें ऐसा पूछ रहे हैं कि एक ब्रास का बर्तन है, ठीक है, कोई यूटेंसिल है जो ब्रास का है। ब्रास क्या होता है, तो अपन ने एक तरफ लिया कॉपर, एक तरफ लिया जिंक, दोनों को मेल्ट कर दिया पूरा और दोनों को मिक्स कर दिया, तो मेल्ट करने के बाद जो मेटल बनता है उसको एलॉय बोलेंगे। तो अपन ने दो मेटल से बनाया, एक कॉपर और एक जिंक, दोनों को मेल्ट करा और उससे बनाया ब्रास। ठीक है, ब्रास बन गया। अब अपन ने इसमें क्या करा, इसमें अपन ने कर्ड फिल करा, इसमें पूरा ये कर्ड है। अब कर्ड ब्रास के बर्तन में डालेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक एसिड लिया है, कर्ड जो है वो एसिड है, उसको अपन मेटल के बर्तन में डाल रहे हैं, तो अपन एसिड प्लस मेटल कर रहे हैं। और अपन ने ये रिएक्शन देखा है कि एसिड और मेटल जब होते हैं आसपास तो वो रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ये फॉर्म करेंगे। अगर ये सॉल्ट और H2 फॉर्म करेंगे तो वो सॉल्ट टॉक्सिक भी हो सकता है, वो अपन का जो स्टमक है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो मेटल सॉल्ट है। तो इस केस में अगर ऐसा हो गया तो ये अपन खाएंगे अगर इस बर्तन में कर्ड, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या होता है, यही होता है, एसिड का जो H+ आयन होता है, एसिड का H+ आयन, जो मेटल है ब्रास, उसका जो जिंक है वो काफी रिएक्टिव है, तो जिंक जो होता है वो H+ आयन को डिस्प्लेस कर देता है और उससे जो सॉल्ट बनता है वो जिंक का बन जाता है। ठीक है, मेटल सॉल्ट जो बनता है वो जिंक का हो जाता है और वो जिंक का सॉल्ट काफी ज्यादा टॉक्सिक है। तो अगर अपन ब्रास के बर्तन में कर्ड खा लेते हैं तो अपन को काफी प्रॉब्लम हो जाएगा क्या, अपन शायद डेड भी हो जाएंगे, डेड तो नहीं होंगे, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अपन नहीं खा सकते ऐसे। तो ये एक ऐसा होता है कि अपन को क्यों मना करते हैं कि मेटल के बर्तन में एसिडिक चीजें खाने से, तो ये इसका रीजन होता है। जैसे अपन पिकल्स को नहीं खा सकते हैं कॉपर के बर्तन में, तो कॉपर और ब्रास के बर्तन में अपन खाना, एसिडिक खाना जो होता है वो नहीं खा सकते हैं। उसका रीजन है कि वो डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन के आयन को और उसकी वजह से जो सॉल्ट बनेगा वो टॉक्सिक बन जाएगा, तो उस वजह से इसका ये रीजन है। अब आपको ये आ रहा होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसमें कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है। अपन जब रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन है, तो उसके नीचे है कॉपर। तो अगर कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है तो रिएक्टिविटी जो होगी वो तो हाइड्रोजन से कम होगी, तो ये डिस्प्लेस कैसे कर पा रहा है। तो केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं, जैसे अपन ऐसा बोल रहे हैं कि सारे मेटल हार्ड होते हैं, तो अचानक से मर्क्यूरी आया, उसने बोला कि मैं हार्ड नहीं हूँ, तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हर ना कहीं केमिस्ट्री में आएंगी। फिजिक्स जो है ना वो पूरी मतलब स्ट्रेट है कि जो बोल दिया वो बोल दिया, लेकिन केमिस्ट्री में बोला था पर एक एक्सेप्शन जरूर होगा। तो ये एक एक्सेप्शन है कि कॉपर से नीचे तो है पर ये कोई कोई चीज में रिएक्टिव होता है और उसे डिस्प्लेस कर देता है। जैसे एक हायर क्लास में आप पढ़ोगे रेजोनेंस होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, उन सबके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, तो वो उसका कुछ रीजन है, पर अपन सिर्फ एक्सेप्शन बांध के इसको याद कर लेते हैं कि कॉपर किसी केस में डिस्प्लेस कर सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्प्लेस कर देता है, जो अपन घर के सॉल्ट्स होते हैं उन सबको डिस्प्लेस कर देगा, तो तभी कॉपर का भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका रीजन था। और अपन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कॉपर और जिंक ब्रास के बर्तन में क्यों नहीं खाना चाहिए, तो उसका रीजन था कि सॉल्ट बन जाएगा रिएक्ट होने के बाद में और वो सॉल्ट टॉक्सिक हो सकता है, तो उस वजह से अपन नहीं खाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसमें क्या बोल रहे हैं, अ कंपाउंड हुज नेम इज ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव एफरवेसेंस।
ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया कि ये कंपाउंड है ए है, वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कर रहा है टू गिव एफरवेसेंस। एफरवेसेंस अपन ने पढ़ लिया है कि कभी भी ब्रिस्क एफरवेसेंस या एफरवेसेंस वाला वर्ड आएगा तो उसमें कोई गैस जो इवॉल्व हो रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें जो गैस इवॉल्व हुई है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, द गैस इवॉल्व इन दिस रिएक्शन एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग फ्लेम। मतलब जो एक बर्निंग फ्लेम था कैंडल का, उसको ये गैस इवॉल्व जो हुई थी वो एक्सटिंग्विश कर देती है। एक्सटिंग्विश मतलब उसको बुझा देती है। तो अगर मैं बर्निंग फ्लेम के ऊपर CO2 फेंकूंगा तो ही वो बर्निंग फ्लेम बंद होगा। तो ये तो फिक्स्ड हो गया कि जो बर्निंग फ्लेम है वो बंद क्यों हुआ है, तो उसमें गैस जो गई है वो है CO2। तो जो गैस इवॉल्व हुई है वो है CO2। अब इसमें नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, जैसे CO2 गैस निकल गई, ये तो अपन को पता चल गया है ए और ये बोल रहे हैं कि अ सॉल्ट इज ऑल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन एंड द नेम ऑफ दैट सॉल्ट इज कैल्शियम क्लोराइड। तो एक सॉल्ट भी फॉर्म हुआ है, उस सॉल्ट का नेम है कैल्शियम क्लोराइड। तो अपन रिएक्शन को थोड़ा बहुत कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सॉल्ट फॉर्म हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो अपन को पता नहीं है, तो एक बार फॉर्मूला लिखते हैं क्या है। कैल्शियम Ca2 प्लस, क्लोराइड Cl1 माइनस, वैलेंसीज इंटरचेंज होगी तो ये हो जाएगा CaCl2। तो सॉल्ट बन गया कैल्शियम क्लोराइड, एक गैस भी इवॉल्व हुई है CO2। अब ये रिएक्शन थोड़ा बहुत देखा वेखा लग रहा है क्या कि किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, तो अब ये रिएक्शन अपन को देखा हुआ लग रहा है क्योंकि कोई भी चीज में से CO2 इवॉल्व हो रही है तो जो कंपाउंड होगा ए वो कार्बोनेट ही होगा, क्योंकि अपन ने कल ही पढ़ा है कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है। तो H2O की इंफॉर्मेशन नहीं थी, अपन को पता चल गया कि हाँ ये उसी टाइप का रिएक्शन है। तो अपन फाइंड कर सकते हैं क्या कि ए कौन है, ए अपन फाइंड कर सकते हैं। जो भी होता है ए वो क्या होता है, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ए जो होगा वो होगा मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट है अगर, तो वो मेटल कार्बोनेट किसका मेटल होगा, तो मेटल होगा कैल्शियम। जो सॉल्ट बनता है उसी का मेटल लेना है, और मेटल आ गया कैल्शियम, कार्बोनेट है तो CO3, इसकी वैलेंसी 2 माइनस, इसकी वैलेंसी 2 प्लस, कंपाउंड बनेगा CaCO3। ठीक है। तो अपन को यही बोला था कि फाइंड ए कौन है, और ए जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो अपन से ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन ही पूछते हैं जो ऐसे ए पूछ लेंगे या कभी कुछ और बना के दे देंगे पर इससे रिलेटेड ही होगा। तो अपन को दो रिलेशन, अभी तक अपन को दो रिएक्शंस आए हैं कि मेटल और एसिड रिएक्ट करेगा तो H2 गैस इवॉल्व होगी और सॉल्ट बनेगा, और अगर मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करेंगे तो CO2 गैस इवॉल्व होगी, सॉल्ट बनेगा और H2O भी बनेगा। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि और कौन सा रिएक्शंस होते हैं एसिड बेस से रिलेटेड। अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि अपन एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो अपन बहुत पुरानी क्लासेस से देखते हुए आ रहे हैं कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और H2O बनता है। अब इसकी पूरे पीछे का मैकेनिज्म देखना है कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एसिड प्लस बेस अगर होगा तो क्या होगा, तो सॉल्ट फॉर्म होगा और H2O फॉर्म होगा। ठीक है। ये चीज तो फिक्स्ड ही है, ये अपन पुरानी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ये पूरा। अब अपन इसके पीछे की थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी देखते हैं। ठीक है। क्रोनोलॉजी समझिए। एसिड, एसिड के अंदर से कौन सा आयन निकलता है, तो आयन निकलता है H प्लस। बेस के अंदर से कौन सा आयन निकलता है, तो वो निकलता है OH माइनस। ठीक है। एसिड से H प्लस निकला, OH माइनस, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये आपस में भी तो अट्रैक्ट होंगे। जैसे ही अट्रैक्ट होंगे तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर लेंगे, तो प्लस उसके नीचे माइनस इसके नीचे, 1 1 ही है तो ये बन जाएगा HOH। और HOH क्या होता है, HOH में दो H है, एक O है, तो उसको अपन H2O भी लिख सकते हैं क्या, तो ये तो H2O ही है। तो ये जो H2O आ रहा है वो है ये। अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव आयन निकला, तो इस एसिड से पॉजिटिव आयन निकल चुका था जो H प्लस था। तो कोई भी कंपाउंड में एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो जो एसिड का नेगेटिव वाला होगा और बेस का जो OH माइनस था तो उसके हाथ में जो पॉजिटिव वाला होगा बेस का, वो दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के पीछे। तो H2O कहाँ से बनता है, तो H2O बनता है H प्लस आयन एसिड वाला, OH माइनस आयन बेस वाला, और से ये बनता है। अपन इसके पीछे का एक रिएक्शन देखते हैं कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। एक इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं उसमें क्या है, कोई भी एसिड ले लो, कोई भी एसिड ले लेते, अपन ले लिया HCl। ठीक है। कोई भी बेस ले लो, अपन ने बेस ले लिया MgOH 2। ठीक है। अब ये एसिड है, ये बेस है,
इनको रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा और H2O बनेगा। पूरा का पूरा देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। HCl एक्वस में है तो ये आयंस में होगा, आयंस में होगा तो इसमें H प्लस का आयन होगा, एक Cl माइनस का आयन होगा। अब MgOH2, MgOH2 भी एक्वस में है तो इसमें ये आयन होगा OH माइनस का, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपस में रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे तो H प्लस ने तो पकड़ लिया OH माइनस को और H प्लस और OH माइनस मिलके हो गया H2O, तो ये तो बन गया H2O। और क्या होगा, Mg2 प्लस और Cl माइनस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वैलेंसीज इंटरचेंज होगी, 2 इधर जाएगा 1 उधर आएगा तो कंपाउंड बन जाएगा MgCl2। तो ये बन गया इसका सॉल्ट, ये बन गया H2O, ये था अपन का एसिड और ये था बेस, ठीक है। एसिड प्लस वेट गिव्स में सॉल्ट और H2O। तो ये पूरा रिएक्शन हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब अपन को ये सब आ चुका है कि एसिड प्लस बेस कैसा रिएक्शन करेगा, किस टाइप से करेगा। अभी तक अपन जो भी बोल रहे हैं, जैसे जो एसिड है उसकी स्टेट क्या है, तो एसिड की स्टेट है एक्वस, बेस है उसकी स्टेट भी एक्वस। तो अपन अगर ये एक्वस है तो अपन लिक्विड क्यों नहीं बोल रहे हैं, एसिड तो लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड क्यों नहीं बोल रहे हैं, गैसियस क्यों नहीं बोल रहे हैं। एक्वस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो भी नेक्स्ट सेक्शन में आएगा कि अपन एक्वस ही क्यों बोल रहे हैं बार बार इसको। और ये जो सॉल्ट वॉल बनते हैं ये तो इनकी तो अलग स्टेट है, पर अपन एसिड और बेस की हमेशा कंडीशन होती है कि इनकी कंडीशन अपन को एक्वस ही लिखनी है। वो इतनी नेसेसरी क्यों है, उसके पीछे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, वो अपन के नेक्स्ट सेक्शन में आएगा कि एक्वस ही क्यों बोल रहे हैं और आयंस कैसे फॉर्म हो रहा है, ये सब, ठीक है। अब अपन ने ये पढ़ लिया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इसके पीछे क्या टर्मिनोलॉजी होती है, और ये अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मेटल का रिएक्शन अपन ने एसिड के साथ में देख लिया, पर मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करेगी वो देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ में। तो मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, मैंने मेटल ऑक्साइड ले ली जो सबसे हाईली रिएक्टिव है सोडियम की, तो अपन ने ले ली मेटल ऑक्साइड सोडियम की ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड कैसे बनेगी, तो Na1 प्लस ऑक्सीजन का 2 माइनस वैलेंसीज इंटरचेंज होगी और ये कंपाउंड बनेगा Na2O, तो ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। इसको अपन HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बन गया HCl। अब क्या हो रहा है, ये जो कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है इसमें से Na2O में से आयंस बनेंगे तो ये हो जाएगा Na1 प्लस O2 माइनस, HCl के आयन बन जाएंगे H प्लस और Cl माइनस। रिएक्शन कर रहे हैं तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो Na प्लस ने ले लिया इसका Cl माइनस वाला रिएक्शन से, तो ये बन गया NaCl और O2 माइनस और H प्लस ने रिएक्ट कर लिया तो वैलेंसीज इंटरचेंज होगी तो ये बन गया H2O, ठीक है। अब ये रिएक्शन ऐसे हुआ तो मेटल ऑक्साइड ने एसिड से रिएक्ट करा तो NaCl और H2O बना। अब इसको थोड़ा ढंग से देखते हैं, यहां से और यहां से, ठीक है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस H2O। क्या ये रिएक्शन ऐसा नहीं लग रहा, ठीक है। एसिड था, ये पता नहीं क्या है, गिव सॉल्ट और H2O, तो इसका मतलब अपन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा ही कुछ हो रहा है क्या, तो ये जरूर न्यूट्रलाइजेशन जैसा ही हो रहा है क्योंकि एसिड था, सॉल्ट भी है, H2O भी है, तो एक ही चीज बचती है वो होता है बेस। तो इसका मतलब इसका नेचर क्या होगा, तो इसका नेचर अपन बेस बोल सकते हैं। तो इससे अपन एक कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होती है उनका नेचर एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, तो नेचर होता है बेसिक, ठीक है। तो अपन इसे कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, तो ये बेसिक इन नेचर होती है इसको ये। और अगर मेटल ऑक्साइड्स बेसिक है तो लिटमस पेपर पे क्या चेंज होगा, मैं लिटमस पेपर लाया हूं रेड कलर का, तो रेड कलर में मेटल ऑक्साइड को डाला तो उसका कलर चेंज होगा भी कि नहीं होगा। तो अपन को पता चला कि मेटल ऑक्साइड बेसिक है, बेसिक होती है तो लिटमस पेपर पे चेंज क्या होगा, तो वो हो जाता है ब्लू। तो सोडियम ऑक्साइड जो होगी वो हो जाएगी बेसिक, अगर है तो वो ब्लू को चेंज कर लेगी, तो लिटमस पेपर पे चेंज होगा और वो हो जाएगा ब्लू कलर का, तो इट विल टर्न लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर। तो ये अपन को पूरा आ गया कि लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा ये सब। इन सब में कोई, ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट लेते हैं, ये तो अपन ने देखा कि मेटल ऑक्साइड थी, अब अपन नॉन मेटल ऑक्साइड लेते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे रिएक्ट कर रही होगी। तो नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं अपन उसको, ये बेस है तो वो एसिड के हिसाब से रिएक्ट करवाते हैं तो उसको रिएक्ट करवाते हैं बेस से। नॉन मेटल ऑक्साइड कोई भी ले लो, नॉन मेटल पहले तो सोचो, तो मैंने सोचा नॉन मेटल कार्बन, कार्बन की कोई ऑक्साइड बनानी है, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना, तो कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो बना CO2। कैसे बना इसको बताते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4+,
तो कार्बन की वैलेंसी 4+, ऑक्सीजन की 2-, ये गए आपस में। पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया, तो ये 4:2 था, तो 2:1 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, और ये वहां गया, ये वहां गया, CO2 उसका कंपाउंड बन गया। वैसे ये ऐसा नहीं होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो उसके अलग टर्मिनोलॉजी, पर अपन ने एक बार समझ लिया कि CO2 ऐसे बना। तो ये हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड, इसको लिख देते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसको अपन रिएक्ट करवा रहे हैं बेस से। बेस लिया अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये CO2 का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी है। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन में क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक तरीके से स्लेक्ड लाइम होता है। स्लेक्ड लाइम मतलब लाइम वाटर है ये। अभी अपन ने स्लेक्ड लाइम ले लिया, ये अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाया। अब रिएक्शन कराने के बाद क्या हो रहा है, जैसे ये रिएक्शन अपन इसका वैसे देख चुके हैं, तो ये जब होता है इनमें रिएक्शन होने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। वो जो लाइम वाटर टर्न मिलके हो जाता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस से, वो उसका ये होता है प्रिसिपिटेट बनता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, और साइड में H2O भी बनता है। तो ये पूरा इसका रिएक्शन हुआ, तो अपन को H2O मिला, और ये वापस अपन को ऐसा लग रहा है क्या, ये बेस है, ये सॉल्ट है, ये H2O है, तो इसका मतलब ये एसिड ही होगा। तो ये अपन को पता चला कि हाँ ये एसिड ही है। तो यहाँ से अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉन मेटल की ऑक्साइड जो होती है वो होती है एसिडिक इन नेचर। और अगर अपन लिटमस पेपर को लाएंगे, तो लिटमस पेपर अगर रेड कलर का है तो रेड कलर का चेंज हो जाएगा कलर ब्लू में, पर जो ब्लू में चेंज होता है तब वो बेस होता है। तो लिटमस पेपर अगर अपन एसिड में डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है रेड। तो अगर वो अपन रेड ही ला रहे हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, रेड ही रहेगा। अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर लाता और CO2 को उसके ऊपर डालता तो कलर हो जाता रेड। तो रेड कलर में चेंज कर लेगा ये लिटमस पेपर को, क्योंकि एसिडिक इन नेचर है। अब जो मेटल ऑक्साइड्स थी उसको अपन जनरली वे में बोल सकते हैं कि सारी मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होती है। कुछ एक्सेप्शन जरूर होंगे, पर अपन 90% मेटल ऑक्साइड्स ऐसी होती है जो बेसिक होती है। लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, जैसे CO2 देखा वो तो एसिडिक है, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड्स में काफी सारी ऑक्साइड्स ऐसी है जो न्यूट्रल है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, ये लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज नहीं करेगी, तो अपन इसको ये बोल सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होती है, और नॉन मेटल की ऑक्साइड। तो नॉन मेटल की ऑक्साइड कैन बी न्यूट्रल और कैन बी एसिडिक, दे कैन बी बोथ। एसिडिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। तो ये अपन ने पूरा पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, और कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो अपन न्यूट्रलाइजेशन से कंपेयर करके फाइंड कर रहे हैं कि हाँ ये मेटल ऑक्साइड है या नॉन मेटल ऑक्साइड है, बेसिक है कि एसिडिक है। अब कुछ ऐसी मतलब लिखते हैं ऑक्साइड्स लिखते हैं, आपको फाइंड करना है कि इनमें से बेसिक कौन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेसिक हो सकती है, ये तो पता चल गया कि एसिडिक होती है, पर क्या वो बेसिक हो सकती है क्या, तो आंसर है नहीं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कभी भी बेसिक नहीं होगी। ठीक है, वो न्यूट्रल होगी या एसिडिक होगी, बेसिक कभी नहीं होगी। कुछ ऑक्साइड्स के मैं नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, फर्स्ट। सेकंड लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, थर्ड लिखा पोटेशियम ऑक्साइड K2O। ठीक है, पोटेशियम कैल्शियम प्लस है और ये यहाँ पे गया। ठीक है, सही लिखा बिल्कुल। फिर मैंने लिखा Fe2O3। ऐसे मैंने 4-5 ऑक्साइड लिखी। थर्ड मैंने लिखा SO2, फिफ्थ लिखा मैंने ये, और सिक्स लिखा NO2, सेवेंथ लिखा मैंने Al2O3। अब इनमें से फाइंड करते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स कौन कौन सी है। सबसे पहले मेटल ऑक्साइड्स कौन कौन सी है। मैग्नीशियम एक मेटल है क्योंकि इसकी वैलेंसी प्लस में आती है, तो ये मेटल ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल है क्योंकि कैल्शियम 2+ वैलेंसी है, प्लस वाले जो होते हैं वो होते हैं मेटल, तो इसकी ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड। K2O पोटेशियम, पोटेशियम की वैलेंसी होती है K+, यहाँ पे साइड में इनकी वैलेंसी लिखते जाते हैं। तो Mg2+ पॉजिटिव वैलेंसी है तो वो मेटल में आएगा, ये हो जाएगा Ca2+, ये हो जाएगा K+, और ये हो जाएगा Fe3+, SO2 फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन। सल्फर जो होता है उसकी वैलेंसी नेगेटिव है, और उसकी वैलेंसी नेगेटिव है, एक बार निकाल के देखते हैं कि फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन है ना, सल्फर की एटॉमिक नंबर होता है सल्फर क्लोरीन आर्गन 16। ठीक है, एटॉमिक नंबर 16, तो उसका स्ट्रक्चर बन रहा होगा 16 प्रोटॉन, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और लास्ट वाले में 6।
ठीक है, तो उसको स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, 2 ले लेगा ये तो स्टेबल हो जाएगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसकी वैलेंसी, इसके पास में डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वैलेंसी है 2-। तो सल्फर की वैलेंसी होती है 2-। माइनस में वैलेंसी है तो ये क्या हो गया, ये एक नॉन मेटल हो गया। तो ये ऑक्साइड जो है वो तो हो गई नॉन मेटल की ऑक्साइड। NO2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 7th नंबर है। 7th नंबर है तो उसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 5। स्टेबिलिटी के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वैलेंसी हो गई N3-। ठीक है, नेगेटिव वैलेंसी। Al2O3 एल्यूमिनियम जो है वो एक मेटल है, इसकी वैलेंसी होती है 3+, तो वैलेंसी हो गई 3+। तो जहां पे भी पॉजिटिव वैलेंसी वाले जो आ रहे हैं उनको अपन बोलेंगे मेटल्स। तो जो भी पॉजिटिव वैलेंसी वाले हैं उनको अपन ने बोल दिया मेटल्स। जो भी सर्कल वाले हैं, जो भी मेटल वाले थे अपन सर्कल कर दिया, ये नॉन मेटल है इसको अपन ने क्रॉस कर दिया। तो ये भी एक मेटल ऑक्साइड है और ये भी एक मेटल ऑक्साइड है। अब इन सब ऑक्साइड्स में से कौन जो होगी वो लिटमस पेपर को ब्लू टर्न करेगा। तो ब्लू टर्न करेगा इसका मतलब बेसिक होगी, और अपन ने पढ़ा है कि मेटल ऑक्साइड जो होती है वही बेसिक होती है। तो जो भी प्लस वैलेंसी वाले हैं वो सब जो होंगे वो लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर लेंगे। ठीक है, तो Al2O3 कर लेगा, MgO कर लेगा, CaO, K2O, Fe2O3, ये सब उसको कर लेंगे। ठीक है, Al2O3 का मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर में थोड़ा और आएगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसी ऑक्साइड होती है जो दोनों की तरह एक्ट कर सकती है। अपन को अभी लग रहा है कि बेसिक है, पर ये एसिड की तरह भी एक्ट कर सकती है। एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री एक्सेप्शन है, तो उसमें एक्सेप्शन आएंगे। तो Al2O3 जो होता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑक्साइड होती है जो दोनों की तरह एक्ट करती है, एसिड की तरह भी, बेस की तरह भी। इसका मतलब ये दोनों की तरह बिहेव करेगी, तो उसका नाम अलग दे दिया, इसको बोल दिया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पर वो इस चैप्टर का नहीं है, वो आगे वाले चैप्टर का है। तो अपन आगे वापस अच्छे से पढ़ेंगे कि Al2O3 का नेचर क्या है, इसका नाम क्या है, रिएक्शन कैसे होता है, और ये तो इस ऑक्साइड को एक बार अपन इग्नोर कर सकते हैं। और बाकी सब अपन ने पढ़ लिया कि मेटल ऑक्साइड्स है और वो लिटमस पेपर को ब्लू ही टर्न करेंगे। तो ये अपन को नेचर वेचर पता चल गया है कि क्या नेचर होता है। अब अपन नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में ये है कि अपन ने एसिड बेस का बहुत पढ़ लिया कि एसिड में H+ आयन होता है, बेस में OH- आयन होता है। एसिड जो होता है कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ में, बेस कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ में, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, ये सब। अब इनमें सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस तो बहुत आ गए। डिफरेंसेस, फर्स्ट डिफरेंस है कि एसिड में H+ आयन होता है, बेस में OH- आयन होता है, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है कि वो लिटमस पेपर को रेड चेंज करता है एसिड, और जो बेस होता है वो टर्न करता है ब्लू में। तो ये सेकंड डिफरेंस आ गया। टेस्ट के हिसाब से कि वो सार इन टेस्ट होते हैं, वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस तो हैं, पर सिमिलैरिटी क्या है एसिड और बेस में। तो अब अपन पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी। ठीक है, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। तो सिमिलैरिटी देखने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं कि एक्टिविटी क्या है। अपन ने क्या करा कि एक कंटेनर लिया ग्लास का, ट्रांसपेरेंट है, इसमें एक वुडन के फ्रेम्स को एडजस्ट करवाया, ये इस पे फिक्स्ड ही रहेंगे। इसमें अपन ने नेल्स को फिट कर दिया, आयरन नेल्स। ठीक है, अब क्या करा, इस आयरन नेल से एक से बैटरी कनेक्ट कर दी, और यहाँ पे अपन ने बल्ब लगाया और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब सर्किट कंप्लीट होता, अगर जैसे करंट यहाँ से निकलता, यहाँ से निकल के इधर तक चला जाता और फिर ये पूरा होता, तो बल्ब ग्लो करता। लेकिन क्या हो रहा है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है, ये यहाँ से गया, ये यहाँ गया, यहाँ तक आया, ये तो वुड का है, तो आगे तो इंसुलेट हो गया, इंसुलेट हो गया तो करंट पास ही नहीं होगा, तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये बल्ब अभी ग्लो नहीं कर रहा। अब अपन ने क्या करा, इसमें बार बार करके अलग अलग अपन ने लिक्विड्स डाले। लिक्विड्स डाले जैसे पहले मैं लिक्विड डाल रहा हूं कोई बेस, ठीक है, बेस बेस डाला अपन ने, बेस अपन ने डाला, कोई नाम तो ले अपन, तो अपन ने ले लिया कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे ही कास्टिक सोडा डाला उसको यहां तक फिल करा। ठीक है, जैसे ही कास्टिक सोडा डाला इसको यहां तक फिल करा, तो क्या हुआ, ये बल्ब ग्लो हो गया। ग्लो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडक्टिव है, क्योंकि तभी तो ग्लो हुआ, पहले तो ग्लो नहीं हो रहा था। तो करंट जो था वो यहां से गया और इस लिक्विड में से होते हुए यहां तक आया और सर्किट कंप्लीट हुआ। तो इसने इसको कंडक्ट करा। कंडक्टिव है मतलब आयंस है इसमें, क्योंकि आयंस है, Na+ है और OH- है, तो आयंस के फॉर्मेशन की वजह से कंडक्टिव हो गया और बल्ब ग्लो हुआ। तो बेसिस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये अपन को पता चला।
अब अपन ने सेकंड केस लिया, उसमें वापस से पूरा खाली करा, तो अपन ने NaOH को हटा दिया, अब पूरा हटा दिया, पूरा ये लिक्विड खाली हो गया, बल्ब वापस बंद हो गया। अपन ने एसिड लिया HCl, ठीक है, एसिड लिया और फिर ट्राई करा, तो एसिड डाला जब तो वापस से ये ग्लो करा, तो ग्लो कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, एसिड भी कंडक्टिव है। एसिड कंडक्टिव क्यों है, क्योंकि एसिड में भी आयन है, H+ और Cl- के, तो ये आयन थे। तो इसमें ये सिमिलैरिटी हुई कि फर्स्ट क्या था कि एसिड भी कंडक्टिव है, सेकंड आया कि बेस भी कंडक्टिव है। एक और सिमिलैरिटी ये बोल सकते हैं कि आयोनाइज हो जाते हैं, ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएंगे, इसमें आयन्स फॉर्म होते हैं, तो ये दोनों आयोनाइज हो जाते हैं और दोनों कंडक्टिव होते हैं, तो ये सिमिलैरिटी आई। पर अपन यहीं पे नहीं रुके, अपन को थोड़ी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा तो नहीं कि सारे लिक्विड्स कंडक्टिव होते हैं, तो सारे लिक्विड्स को देखते हैं कि सारे लिक्विड्स तो कंडक्टिव नहीं है। तो अपन ने लिया थर्ड कैटेगरी ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। H तो इसमें भी है, H मतलब एसिड में था, तो अपन ऐसा सोच रहे थे कि H अगर है, क्या पता H जिसमें भी होता हो सारे कंडक्टिव हो, तो अपन ने पूरा लिक्विड वापस खाली करा और इसमें लिक्विड फिल किया अब ग्लूकोज का, ठीक है। जैसे ही ग्लूकोज फिल करा तो अपन को लग रहा था कि बल्ब ग्लो होगा, पर बल्ब ग्लो नहीं हुआ। तो ग्लूकोज में बल्ब ग्लो क्यों नहीं हुआ, H तो इसमें भी था, तो रीजन था कि वो आयोनाइज नहीं हुआ, आयंस नहीं बने, फ्री आयंस नहीं बनेंगे तो कंडक्टिव नहीं होगा, तो आयंस के फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से ये कंडक्टिव नहीं था, ठीक है। तो आयन फॉर्मेशन नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये कंडक्टिव नहीं था, तो इसका मतलब ये एसिड और बेस दोनों में नहीं आ रहा, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल था, न्यूट्रल था तभी तो आयंस नहीं बने और उसकी वजह से कंडक्टिव नहीं रहा। फिर अपन ने लिया कि क्या पता OH वाले में होता हो, कि H वाले तो अपन को केस कैंसिल आउट हो गया कि H होता तो नहीं होता है, ग्लूकोज में अपन ने देखा। तो अपन ने सेकंड केस लिया OH का, कि जिसमें OH हो क्या पता वो कंडक्टिव हो, तो अब अपन ने लिया एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। इसमें OH आ रहा है, क्लियरली OH आ रहा है, बेस में भी OH आता था, तो अपन को लग रहा था क्या पता OH वाला कंडक्टिव हो, तो OH का जब करा तो OH वाला भी, एल्कोहल ने भी बल्ब ग्लो नहीं करवाया। तो यहाँ पे प्रॉपरली क्लियर हो गया कि H या OH होना जरूरी नहीं है, H+ आयन होना और OH- आयन होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो OH है ना, वो आयन की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, वो एक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला है जिसमें OH होना स्टेबिलिटी के लिए ऑर्डर में है, कोवेलेंट बॉन्ड है वैसे तो ये, तो इस वजह से तो आयन होना जरूरी है कंडक्टिव होने के लिए, ऐसा नहीं कि OH का होना जरूरी है, आयन नहीं है OH का तो कंडक्टिव नहीं होगा। तो एल्कोहल भी कंडक्टिव नहीं था और ग्लूकोज भी कंडक्टिव नहीं था। एसिड्स, जो भी एसिड्स होंगे सारे कंडक्टिव होंगे, जो भी बेसिस होंगे वो सारे कंडक्टिव होंगे, तो ये अपन को पता चला कि ये होता था। तो ये सिमिलैरिटी है एसिड और बेस में, बाकी सब तो डिफरेंस ही थे, ठीक है। तो अब अपन ने एसिड का और बेस का ये भी देख लिया कि इनमें क्या सिमिलैरिटी होती है। अब अपन आते हैं एक और चीज पे, बार बार अपन यही बोल रहे हैं कि एसिड एक्वस होना चाहिए, बेस एक्वस होना चाहिए, तो रीजन क्या है, एक्वस क्यों होना चाहिए, H2O के अंदर ही क्यों होना चाहिए और ऐसा। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी प्रिपेयर करी, मैंने प्रिपेयर नहीं करी, एनसीईआरटी वालों ने प्रिपेयर करी। तो एनसीईआरटी वालों ने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने सॉल्यूशन फिल कर दिया था NaCl का, तो इसमें NaCl है पहले से ही। अब इस सॉल्यूशन में क्या करा, उन्होंने ड्रॉप करा ये एक और लिक्विड, और वो लिक्विड था H2SO4, ठीक है। H2SO4 को उन्होंने ड्रॉप करा इसमें, ये NaCl है। अब इन दोनों का रिएक्शन देखते हैं कैसा रिएक्शन है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं NaCl प्लस H2SO4। अब क्या हुआ, NaCl जो था H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करा, उसने अपने आप को आयोनाइज कर लिया कि मुझे रिएक्ट तो करना है इससे, तो NaCl ड्रॉप ब्रेक होके Na+ और Cl- बन गया। ये सब अपन को पता नहीं होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है यूं, अपन सिर्फ एक्सपेरिमेंट देखने, एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। अब H2SO4 बन गया H+ और SO4 2-, ठीक है। अब इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट हुआ और ये बन गया सोडियम सल्फेट NaSO4। और क्या हुआ, H और Cl आपस में रिएक्ट करके HCl फॉर्म कर गए। अब कंडीशन क्या थी, जो HCl थी ना उसकी गैस इवॉल्व हुई और ये दोनों बन गए एक्वस में वापस से। तो अपन इसका रिएक्शन लिखते हैं, एक HCl की गैस बनी और
सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ही बना। तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया और HCl की गैस इसमें से इवॉल्व हुई। तो जैसे ही अपन सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो इसमें से गैस इवॉल्व होने लग गई। अभी गैस तो इवॉल्व होकर एनवायरमेंट में जाने लग गई, तो अपन ने क्या करा, ये गैस है क्या, HCl की गैस है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक, और हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, एसिड होता है। तो लिटमस पेपर पे क्या चेंज होगा वो देखते हैं। गैस इवॉल्व होते हुए जा रही है और ये सब। अपन ने क्या करा, इसको थोड़ा अच्छे से पैक कर दिया ताकि गैस लीक ना हो, और उधर से एक डिलीवरी ट्यूब बने, ये डिलीवरी ट्यूब। अब ये HCl की गैस आ रही है इसमें से पूरी, और ये यहाँ पे अपन एक लिटमस पेपर लेके आए। पूरी एक्टिविटी का ड्राइंग एनसीईआरटी जैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये गैस लिटमस पेपर को टच कर रही है। लिटमस पेपर का कलर है ब्लू। तो अपन की ऑब्जर्वेशन, अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा है उससे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, HCl एक एसिड है, लिटमस पेपर ब्लू कलर का है, और एसिड लिटमस पेपर को टर्न कर लेगा रेड में। तो अपन ने यही सा ऑब्जर्व करा, अपन दिमाग लगाया कि ये रेड कलर का हो गया, ठीक है। पर असली में क्या हुआ, कलर चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। HCl गैस आ रही है पर कोई कलर में चेंज नहीं हुआ। तो HCl चेंज क्यों नहीं कर रहा है कलर को, तो ये पता चला कि HCl गैस है ना, वो आयोनाइज ही नहीं होती है। आयोनाइज मतलब HCl अगर गैस की फॉर्म में है तो H प्लस आयन बन गया, Cl माइनस आयन बन गया, तो H प्लस जो होता है वो एसिड की तरह रिएक्ट करता है। पर ये आयोनाइज ही नहीं हुई, H प्लस का आयन ही नहीं बना। तो अगर H प्लस का आयन ही नहीं होगा तो एसिड बनेगा ही नहीं। तो ये रीजन था कि लिटमस पेपर पे कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो HCl गैस की फॉर्म में या प्योर लिक्विड की फॉर्म में रिएक्ट ही नहीं करेगी क्योंकि H प्लस का आयन नहीं बन रहा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि HCl अगर गैसियस फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में भी है, जो पॉसिबल नहीं है पर अपन मान लेते हैं, तो इन तीनों ही फॉर्म में वो आयोनाइज नहीं होगी। आयोनाइज नहीं होगी तो H प्लस का आयन नहीं बनेगा, आयोनाइज नहीं होगी, ठीक है। H प्लस का आयन ही नहीं बनेगा तो वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा लिटमस से, और लिटमस जो होगा वो रेड में चेंज ही नहीं होगा। तो ये अपन को पता चला कि ऐसा होता है। तो HCl गैस अकेली एसिड नहीं है, इसको अगर मैं पानी में मिक्स कर देता तो जैसे ही पानी में मिक्स करते तो उसके आयन्स बन जाते और फिर ये एसिड की तरह बिहेव करती। तो इसमें रेड का कोई भी चेंज नहीं होगा, ये रेड नहीं होगी, नो चेंज लिख देते हैं इसमें, नो चेंज। अब अपन सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या हो रहा है, अपन ने लिटमस पेपर जो था थोड़ा गीला कर दिया, तो ये अब मॉइस्चर कंटेन कर रहा है। गीला कर दिया तो इसका मतलब इस पे H2O पहले से ही है। अब मॉइस्ट है, मॉइस्ट के ऊपर HCl गैस आएगी तो उसको क्या हुआ, उसको पानी मिल गया HCl गैस को, और HCl गैस और वाटर मिक्स हो गया तो वो एक्वस बन गया। एक्वस बन गया तो HCl एक्वस फॉर्म में तो आयन फॉर्म करेगा ही, और आयन फॉर्म करेगा तो लिटमस का कलर चेंज कर देगा। तो अगर अपन को ऐसे बोल रहे हैं कि मॉइस्ट लिटमस पेपर लाए हैं डिलीवरी ट्यूब के पास में, तो वो कलर चेंज करेगा क्या, तो जरूर करेगा, क्योंकि मॉइस्ट अगर ला रहे हैं तो वो एक्वस स्टेट ही फॉर्म करवा रहा है और उसमें वो H प्लस आयन की फॉर्म कर लेगा और उसकी वजह से वो लिटमस पेपर को चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे अपन को पता चला कि हाँ ये ऐसा हो सकता है कि कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये पूरा अपन की एक्टिविटी थी, और ये इसका और थोड़ा पढ़ते हैं कि आयंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं इसमें सॉल्यूशन में। एक हाइड्रोनियम का कॉन्सेप्ट है वो। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। ये अपन ने लिया HCl की गैस, ठीक है, इसको अपन रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर से। HCl गैस तो किसी काम की नहीं है क्योंकि वो आयोनाइज नहीं होती है, पर वाटर अगर आ जाएगा तो वो आयोनाइज हो जाती है। और क्या होता है, आयोनाइज होने के बाद में ये हो जाता है H प्लस और ये हो जाता है Cl माइनस। H2O से रिएक्ट करने के बाद में H प्लस जो होता है वो चला जाता है H2O के पास में, तो ये कंपाउंड बन जाता है H3O प्लस, ठीक है। और क्लोरीन आयन जो होता है वो अकेला रह रहा होता है। तो ये रिएक्शन होता है H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और हाइड्रोनियम या आयन जो है वही रेस्पॉन्सिबल है एसिड को एसिड की तरह बिहेव कराने के लिए। तो अगर हाइड्रोनियम आयन नहीं फॉर्म हो रहा है तो एसिड बिहेव नहीं करेगा एसिड की तरह। तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि H प्लस आयन तो आए और उस H प्लस आयन को H2O चाहिए, तब जाके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा। तो एसिड बिहेव क्यों करता है एसिड की तरह, उसका रीजन क्या है, तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन होगा तो एसिड एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये कंडीशन थी, तभी अपन बार बार बोल रहे थे कि एक्वस हो। तो जब मैं HCl को एक्वस बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, मैं ये दोनों को कंबाइंड बोल रहा हूँ, ठीक है। ये होती है एक्वस स्टेट।
तो एक्वस होगा तो ही उसमें हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा, और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये था कंडीशंस कि एक्वस क्यों बोल रहे थे बार बार, और वही जरूरत है बेस को भी। बेस को भी एक्वस मीडियम होना जरूरी है, ठीक है। उसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, और हाइड्रोक्साइड आयन बनने के लिए एक्वस मीडियम जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज आयोनाइज होगी तो उसको डिसएसोसिएट होने के लिए कोई मीडियम भी तो चाहिए, वो एयर में थोड़ी हो जाएगी, और वो डिसएसोसिएट होती है मीडियम में, और मीडियम होता है वाटर। तो उसका ये कंडीशंस थी, ठीक है। तो अब अपन को पता चल गया है कि हाइड्रोनियम आयन की वजह से ये होता है। हाइड्रोनियम आयन का कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बन रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, H2O लेते हैं और उसमें H+ के आयन मिलाते हैं, और फिर बनता है हाइड्रोनियम आयन, और ये ही रिस्पॉन्सिबल है एसिड को एसिड की तरह बिहेव कराने के लिए। तो हाइड्रोनियम आयन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसी की वजह से एसिड एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये सब अब कंप्लीट हो गया। पुरानी स्लाइड पे थोड़ा वापस जाते हैं। क्या पता जब अपन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे लैब में तो मॉइस्ट डे हो, मॉइस्ट डे होगा तो क्या होगा, आसपास बहुत सारा मॉइस्चर है, तो HCl गैस जैसे ही निकलेगी, मॉइस्चर की वजह से वो HCl गैस जो होगी वो मॉइस्चराइज हो जाएगी। मॉइस्चराइज हो जाएगी, वैसलीन का मॉइस्चराइजर नहीं, मॉइस्चराइज मतलब वाटर आ गया। वाटर अगर आ गया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो मॉइस्चर आने की वजह से ये मॉइस्ट हो गई। मॉइस्ट हो गई तो वो ब्लू से जो कलर है, मॉइस्ट होने के बाद में तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, उसको H2O मिल गया, और फिर कलर चेंज हो सकता है रेड में। तो अपन को ध्यान रखना है एक्सपेरिमेंट करते हुए, एनसीईआरटी वालों ने बोला है कि आपकी मैडम को बताना, मैम है सर को, कि मॉइस्ट डे के दिन मत कराइए, और अगर मॉइस्ट डे के दिन करा रहे हो तो यहाँ पे एक ऐसा लगा दो कंपाउंड जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। तो एक डिलीवरी ट्यूब के आगे एक ऐसा पार्ट लगता है, ठीक है। वो पार्ट क्या होता है, उसमें अपन एक पाउडर फिल कर दिया, वो पाउडर गैस के अंदर सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, H2O को सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो डिलीवरी ट्यूब का जो प्रोटेक्शन वाला पार्ट है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्बमेंट का कोई केमिकल नाम भी तो होगा, तो वो अपन यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड को। तो कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ पे क्या यूज है, तो वो एब्जॉर्बेंट की तरह एक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर, एक तरीके से प्रोटेक्शन है कि अपन का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल हो। क्योंकि अपन को लग रहा होगा कि कलर चेंज नहीं होगा, और मॉइस्चर आने की वजह से कलर चेंज हो गया, तो अपन का लगा कि क्या गलत पढ़ा दिया क्या, तो गलत नहीं है, वो मॉइस्चर आ गया होगा तभी वो चेंज हो गया। तो कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं एब्जॉर्बेंट की तरफ। तो ये होता है एब्जॉर्बेंट की थ्योरी पूरी, और हाइड्रोनियम आयन का ये सब था। अब नेक्स्ट कल पढ़ेंगे कि बेस जो होते हैं उनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है क्या, एक्वस होना जरूरी है क्या। तो अपन बेस का एक्वस मीडियम में कैसा होता है आयन फॉर्मेशन, वो सब देखेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और जुड़े रहिए हमारी ऐप से।